एफसीआरए बिल पर घमासान मचा है। अमेरिका बौखला गया है। देश के अंदर पक्ष और विपक्ष का विरोध भी समझ आता है, मगर विदेशी मुल्क इससे क्यों परेशान है? अगर ये संशोधन बिल पास भी हो जाता है तो ये कानून हिंदुस्तान के लिए है, इससे अमेरिका का क्या ही लेना देना। हाँ, पर ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिका ही सबसे ज्यादा फंडिंग भारत में करता है और अमेरिका को ये टेंशन है कि इस बिल को लागू करना एक धर्म विशेष को टारगेट करना है। अमेरिकी सांसद ने यह तक कह दिया कि भारत की हिंदूवादी सरकार ईसाइयों को टारगेट कर रही है। लेकिन इसका जवाब खुद अब अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने दिया। विनय मोहन क्वात्रा ने सिलसिलेवार तरीके से इन सारी सवालों का जवाब, इन आशंकाओं का जवाब दिया है। अमेरिका में भारत के एम्बेसडर विनय मोहन क्वात्रा ने एक्स पोस्ट में लिखा कि प्रस्तावित फॉरेन कंट्रीब्यूशन या अमेंडमेंट बिल यानी कि एफसीआरए 2026 के बारे में मीडिया और सिविल सोसाइटी में कई सारी गलतफहमियां हैं। यहां मिथक बनाम हकीकत की जांच है। इसके बाद उन्होंने कई सारे पोस्ट किए जिनमें इस बिल से जुड़ी अफवाहों की हकीकत बताई गई और यह हकीकत आज हम आप तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि साल 2026 का बिल और उसके नियम भी इसी दिशा में अगला कदम है, जिनका मकसद ज्यादा पारदर्शिता, बेहतर व्यवस्था और ज्यादा साफ नियम बनाना है। विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि यह कहना गलत है कि कानून भारतीयों को विदेशी चंदा लेने से रोकता है या कानून का पालन करने वाली सिविल सोसाइटी संस्थाओं को बंद करता है। उन्होंने बताया कि हजारों संस्थाएं एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत, रिसर्च और मानवीय मदद जैसे कामों के लिए लगातार विदेशी पैसा लेती हैं। इसमें पहली अफवाह है भारत दूसरे देशों से अलग जाकर एफसीआरए बिल में बदलाव करने जा रहा है या ऐसा कानून ला रहा है। इसका जवाब आया, ये सच है कि अमेरिका में 1938 से एफएआरए और 2010 से एफएटीसीए है और ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में कानून बनाया, कनाडा ने 2024 में, यूनाइटेड किंगडम की स्कीम जुलाई 2025 में लागू हुई, यूरोपियन यूनियन अब कानून बना रहा है। दूसरी अफवाह, यह बिल खासतौर पर किसी खास धर्म या समुदाय को टारगेट करता है। अमेरिका सीधे तौर पर यह कह रहा है कि भारत ईसाई समुदाय और उनकी संपत्तियों को टारगेट कर रहा है। इसका जवाब आया, असल में ये एक्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन पर एक जैसा लागू होता है, चाहे उनका धर्म, समुदाय या विचारधारा कुछ भी हो। धार्मिक शिक्षा, पूजा की जगह का रखरखाव और हर धर्म के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जाने वाले चैरिटेबल कामों सहित आस्था पर आधारित वेलफेयर एक्टिविटी विदेशी फंडिंग के लिए एलिजिबल बनी रहेगी। तीसरी अफवाह, एफसीआरए की वजह से एनजीओ और चैरिटी संस्थाओं को नुकसान हुआ है या नया संशोधन उनके काम पर और ज्यादा रोक लगाएगा। जवाब है, रजिस्टर्ड संस्थाओं को मिलने वाला विदेशी पैसा साल 2010 और 11 में करीब 1.2 अरब डॉलर था ये, लेकिन साल 2024 और 25 में बढ़कर 2.67 अरब डॉलर हो गया। भारत में 30 लाख से ज्यादा एनजीओ हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 14,450 एनजीओ के पास एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है, यानी कि विदेशी चंदा लेने की परमिशन है। क्वात्रा ने कहा कि इसका मतलब यह है कि सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो इस कानून के दायरे में ही नहीं आती। उन्होंने कहा कि एफसीआरए किसी को विदेशी चैरिटी, रिसर्च ग्रांट या मानवीय मदद लेने से नहीं रोकता। इसके तहत सिर्फ 3 मुख्य चीजें जरूरी हैं: रजिस्ट्रेशन कराएं, तय प्रक्रिया के जरिए पैसा लें और बताएं कि उस पैसे का आपने इस्तेमाल कैसे किया। चौथा सवाल, विदेशी मुल्कों में सबसे ज्यादा चर्चा इस पर है कि नए संशोधन से एनजीओ, धार्मिक चैरिटी, पूजा स्थल, हॉस्पिटल, स्कूल और विदेशी चंदे पर निर्भर दूसरी संस्थाओं की संपत्ति जब्त हो सकती है, यानी क्या ये सीज हो सकती है? जवाब आया, क्वात्रा ने कहा कि अगर किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है या संस्था खुद इसे छोड़ देती है तो विदेशी पैसे और उससे बनाई गई संपत्तियां पहले से ही राज्य सरकार की एक अथॉरिटी के अधीन चली जाती हैं। उन्होंने कहा कि यह नियम साल 2010 से लागू है, यानी अभी तो इसमें कोई छेड़छाड़ की ही नहीं गई। अगर आपको परेशानी थी तो साल 2010 में इसका विरोध करना था। 2026 का बिल उन संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए एक तय अथॉरिटी और तरीका देता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू करता है तो सभी एसेट्स और इनका इस्तेमाल न किए गए फंड पूरे वापस कर दिए जाते हैं। पूजा की जगहों की अपनी सुरक्षा होती है। जहां किसी कैंसिल किए गए एसोसिएशन ने पूजा की जगह से जुड़ी प्रॉपर्टी बनाई है, वहां पूजा जारी रखने के लिए वो प्रॉपर्टी उसी धर्म की दूसरी एफसीआरए रजिस्टर्ड एसोसिएशन को दे दी जाती है। 5वीं अफवाह, एक गलतफहमी यह भी है कि भारत सिविल सोसाइटी को विदेशी मदद रोकने के लिए नया कानून बना रहा है। इसको ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे दुनिया में केवल भारत ही ऐसा कानून ला रहा है और भारत में पहली बार ये कानून आया हो, जबकि ये कानून साल 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस कानून को लेकर आई थी। मकसद था भारत में विदेशी हस्तक्षेप को कम करना और इसके बाद इस कानून में बदलाव भी हुए। अब इसका जवाब सुनिए। हकीकत इसके उलट है। पब्लिक और पॉलिटिकल जगहों पर विदेशी फाइनेंशियल फ्लो का रेगुलेशन नेशनल सिक्योरिटी की चिंताओं से प्रेरित होना
एक सॉवरेन कदम है ये दुनिया भर की कई डेमोक्रेसी में मॉडर्न गवर्नेंस का एक माना हुआ फीचर है। भारत में पहला एफसीआरए 1976 में आया था। इसे 2010 में ज्यादा मॉडर्न फ्रेमवर्क से बदल दिया गया। साल 2016 और 2018 में बदलावों से इसे और मजबूत किया गया। 2020 और 2026 का बिल और नियम उसी दिशा में अगला कदम है। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, बेहतर गवर्नेंस और साफ नियम। सच तो यह है कि कानून भारतीयों को विदेशी डोनेशन लेने से नहीं रोकता या कानून मानने वाली सिविल सोसाइटी को बंद नहीं करता। हजारों एसोसिएशन एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड हैं और हेल्थ, एजुकेशन, डिजास्टर रिलीफ, रिसर्च, ह्यूमैनिटेरियन कामों के लिए रेगुलर विदेशी फंड लेते हैं। ये तो हो गई बात, लेकिन अब देखिए कि इनको दर्द सिर्फ इस बात का है कि ये लोग अपने देश में बैठकर दूसरे देश को तबाह नहीं कर पाएंगे। इनके हर पैसे पर सरकार की नजर होगी, इनके हर काम को देखा जाएगा, इनका पैसा कहां, कितना और क्यों जा रहा है, इसकी भी निगरानी होगी। भारत में हर साल विदेशी फंडिंग, फॉरेन फंडिंग इन इंडिया, इसे रूप में हर साल लगभग 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए की राशि आती है, जिसका मुख्य हिस्सा सामाजिक, शैक्षिक और धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग होता है। हाल के सालों में आंकड़े देखें आप 2019 और 2022 के, तो भारत में कुल 55,741 करोड़ रुपए का विदेशी योगदान आया था। ये पूरा का पूरा फंड एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत गृह मंत्रालय द्वारा पूरी तरह ट्रैक और विनियमित किया जाता है। अब समझिए कि विदेशी पैसा मुख्य रूप से कहां से आया। भारत में विदेशी फंडिंग मुख्य रूप से विकसित देशों के सरकारी अनुदानों, अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्थाओं और निजी ग्लोबल फाउंडेशन से आती है। शीर्ष दाता जो सूची है वो कुछ इस प्रकार से है। अमेरिका सबसे ज्यादा फंडिंग देने वाला देश है। वार्षिक सालाना औसतन आप देखेंगे कि 2,300 करोड़ रुपए से प्लस राशि अमेरिका की तरफ से आती है। यूके की बात करें, दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। सालाना औसतन इसमें 1,000 करोड़ रुपए से प्लस यहां से आता है। जर्मनी की बात की जाए, तीसरा सबसे बड़ा सोर्स, जहां से करीब 680 करोड़ रुपया प्लस जो कि मिलता है। अन्य देशों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और सिंगापुर। लेकिन आप समझिए कि भारत में कुल कितने एनजीओ हैं। सरकारी और स्वतंत्र डेटा के मुताबिक भारत में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 33 से 37 लाख पंजीकृत गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटीज हैं। भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा एनजीओ वाले देशों में गिना भी जाता है। एक्टिव और मान्यता प्राप्त एनजीओ की बात करें तो नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर वर्तमान में 5.25 लाख से ज्यादा एक्टिव और प्रमाणित स्वैच्छिक संगठन पंजीकृत हैं, जो सरकारी योजनाओं या अनुदानों के लिए पात्र हैं। भारत के बड़े नियमों के मुताबिक कोई भी विदेशी एनजीओ सीधे भारत में काम नहीं कर सकता। उन्हें भारत में अपनी स्थानीय शाखा या सहयोगी संगठन पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड कराना होता है। भारत सरकार की गृह मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़े ये बताते हैं कि देश में वर्तमान में केवल 14,449 सक्रिय एनजीओ हैं, जिन्हें विदेश से फंड प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। नियमों का उल्लंघन करना, ऑडिट और सुरक्षा कारणों के चलते सरकार ने पिछले कुछ सालों में 22,498 से ज्यादा संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस भी पूरी तरह से रद्द कर दिए हैं और 15,200 से ज्यादा की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब आते हैं एफसीआरए पर। इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले इस बिल को 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लेकर आई। जिस वक्त ये बिल लाया गया था उस वक्त देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। जेपी आंदोलन चरम पर था। कारण था विदेशी ताकतों के प्रभाव को कम करना। साल 1984 आता है। इसमें संशोधन करके विदेशी चंदा लेने वाले सभी एनजीओ के लिए गृह मंत्रालय के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया। साल 2010 पुराने कानून को पूरी तरह बदलकर नया और व्यापक एफसीआरए 2010 अधिनियम बनाया गया, जिसके जरिए नियमों को और कड़ा कर दिया गया। साल 2020 की शुरुआत होती है। प्रशासनिक खर्च की सीमा को 50% से घटाकर 20% कर दिया गया। साथ ही एसबीआई नई दिल्ली की एक खास शाखा में खाता होना और फंड के लेन देन पर कड़े प्रतिबंध जोड़े गए। साल 2026 की शुरुआत हुई। लाइसेंस रद्द या फिर समाप्त होने पर संस्थाओं की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक नामित प्राधिकारी यानी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के गठन हेतु लोकसभा में नया संशोधन बिल पेश किया गया। ये साल 2026 की बात है। अब ये समझिए कि 2026 के बिल में क्या प्रावधान है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यदि किसी संगठन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होता है तो वो खुद सरेंडर करते हैं या समय पर रेवेन्यू न होने के कारण समाप्त हो जाता है, तो विदेशी फंड से बनी उनकी संपत्तियों को संभालने के लिए सरकार एक नामित प्राधिकरण का गठन करेगी। संपत्ति जब्त करने का अधिकार। ये प्राधिकरण बिना किसी पूर्व न्यायिक मंजूरी के प्रशासनिक प्रक्रिया के जरिए उन संपत्तियों और बैंक खातों को अपने नियंत्रण में ले सकेगा। धार्मिक स्थलों का संरक्षण। यदि जब्त की गई संपत्ति कोई पूजा स्थल, चर्च या मंदिर आदि है तो इस प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से इसका धार्मिक स्वरूप
बनाए रखना होगा। तो ये एफसीआर के अंदर आने वाली चीजें हैं जिनको लेकर तमाम तरह के बदलाव अब तक हुए हैं। साल 1976 से लेकर साल 2026 तक जितने बदलाव हुए हैं, एफसीआर क्या है, क्यों अमेरिका टेंशन में है, ये सारी चीजें इस एक्सप्लेनर में क्लियर हो चुकी हैं। इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।